क्लिनिकल साइंस हम रिगार्डिंग एनएलई और एएमसी के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने सिस्टम स्टार्ट किया था फ्रॉम 4 बुक्स. वन इज पैथोमा, सेकंड इज फर्स्ट इज स्टेप 1 एंड थर्ड वन इज सीके2, फोर्थ वन इज जीएम की बुक स्पेशली फॉर एएमसी. और हमने कहा था कि ये जो लेक्चर्स होंगे जस्ट एक क्विक रिव्यू होगा, वेल स्मार्ट स्टडी के साथ होगा. ठीक है जी. सो सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी एक्लेसिया का. फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था किसको, गाइड को. और एक्लेसिया इज वन ऑफ द डिसऑर्डर, वन ऑफ द पैथोलॉजी ऑफ एसोफेगस. ओके, तो लिखें जी नंबर 2 पे आपके पास जो टॉपिक है एक्लेसिया. एक्लेसिया. अच्छा, अब यहाँ पे जब हम वर्ड एक्लेसिया लिखते हैं तो भाई इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा डिसऑर्डर ऑफ एसोफेजियल मोटिलिटी. नंबर 1 पे आपने जो पॉइंट लिखना है डिसऑर्डर ऑफ एसोफेजियल मोटिलिटी. ओके. अच्छा, अब याद रखिएगा आप लोगों को मैंने 2 बातें बताई थी. अगर आप लोगों को याद हो या ना हो, मुझे याद है कि मैंने बताया था डिस्फेजिया के बारे में. डिस्फेजिया का मतलब क्या था? डिस्फेजिया इसका मतलब था डिफिकल्टी इन सॉल्विंग. अब मैंने ये बात बताई थी कि डिस्फेजिया इज अ लेटर साइन ऑफ गर्ड. ऐसी बात हमने की थी. याद रखिएगा डिस्फेजिया के अगर आपसे कोई डिफरेंशियल डायग्नोज पूछे ना, मेनली ये आपके पास होगा कैंसर के अंदर. किसमें जी? इसके लिए डिफरेंशियल डायग्नोज ये आपके पास कैंसर के अंदर आप बात कर सकते हैं. और ये आप लोग बात कर सकते हैं अगर किसी को स्ट्रिक्चर्स बने हों, स्ट्रिक्चर्स. ठीक है जी. इसके अंदर क्या हो सकता है? डिफिकल्टी इन सॉल्विंग. अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फॉर एग्जांपल वी नो वेरी वेल फ्रॉम द बेसिक साइंस एंड इंटरनल मेडिसिन. हमने ये बात की हुई है कि आपके पास दिस इज अ 25 सेंटीमीटर in length food pipe known as esophagus, below connected with J-shaped structure known as stomach, and with the help of LES second name is the esophageal junction. ये भी आप लोगों ने इसकी बात कर ली थी. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पास मैंने कंपेयर करना. अब ये जो एक्लेसिया ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ड्यू टू चेंजेस ड्यू टू एनी रीजन अगर आपके पास ये कोई कंस्ट्रिक्शन हो जाए. क्या हो जाएगी? कंस्ट्रिक्शन. किस चीज की? इस एलईएस की. तो ये नैरोइंग आपके पास आ गई ना, तो मतलब क्या? मुझे ये बताएं व्हाट इज मीन्ड बाय स्फिंक्टर. स्फिंक्टर का मतलब है जी ओपनिंग. स्फिंक्टर किसको कहते हैं? ओपनिंग को. अब यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ये आपके पास नैरो हुई है कि ये आपके पास मतलब कि ब्रॉड है. मुझे ये क्या होगी? नैरो. मतलब क्या कि ये जो जंक्शन है ये आपके पास क्या बन गया? एक टाइट जंक्शन. मैं ये कह सकता हूँ ये आपके पास टाइट स्फिंक्टर मतलब क्या होगा? अच्छा प्लीज आगे. टाइट स्फिंक्टर. अगर मैं इस टाइट स्फिंक्टर से मैं आपको ये कहूँ कि भाई मुझे ये बताइए, वी नो वेरी वेल ऑलरेडी कि यहाँ पे आपके पास होता है क्या चीज है? HCl. मतलब क्या? एसिड. अब भाई इस टाइट जंक्शन से HCl का क्या आपके पास रीगर्जिटेशन होगी? क्या ये रिफ्लक्स होगा आसानी से? नो सर. नो, ये आपके पास नहीं होगा क्योंकि ये तो टाइट जंक्शन है. बट हमने ये बात पढ़ी थी गर्ड के अंदर कि ये आपके पास होता है क्या? रिलैक्स. जब रिलैक्स होता है तो ये आपके पास डायलेट होगा. जब डायलेट होगा तो HCl आसानी से क्या करेगा? बैकवर्ड फ्लो लेगा. अच्छा, अब आगे बात करते हैं. मतलब क्या? टाइट जंक्शन जब होगा तो नो एसिड रिफ्लक्स. नो एसिड रिफ्लक्स ये हम कह सकते हैं ना, नो एसिड रिफ्लक्स. आगे बात करते हैं. जब एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या पेशेंट, क्या मरीज आपके साथ ये कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे सीने की जलन होती है? नो. मतलब नो हार्टबर्न. नो हार्टबर्न. तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने ये बात की थी कि एक्लेसिया और जो आपके पास गर्ड है इन दोनों की डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो कि रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन
वो हमारे पास क्या था, हार्ट बर्न। ये तो हमने लिखी थी ना उधर भी बात। इट्स मीन ये एक आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। तो आप लोग अब क्या करें जी, लिखें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नंबर 1 लिखें, क्लिनिकल C/F या P मीन F से फाइंडिंग, P से मीन प्रेजेंटेशन, ठीक, F से फीचर्स भी हो सकता है। अच्छा आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे जनाब वाली, इसमें ये तो आप लोग बात नहीं ना कर सकते कि नो हार्ट बर्न, इसमें एक बात क्या रखें, नो हार्ट बर्न, आपके पास यहाँ पे हार्ट बर्न नहीं होगी, बट इसके अंदर एक कॉमन आप लोगों को प्रेजेंटेशन क्या मिलेगी। मुझे एक बात बताइए, क्या पेशेंट फूड को आसानी से आगे निगल सकेगा? नो। तो यहाँ पे आप लोग लिखें, आपके पास क्या होगा, डिस्पेजिया फॉर सॉलिड इन बिगनिंग, लिखें डिस्पेजिया फॉर सॉलिड in beginning but आगे यार, but dysphagia to liquid, but dysphagia but later dysphagia to liquid। तो भाई देखें बुक्स ये भी लिखती हैं dysphagia for solid and liquid both, ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसे पेशेंट, डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि मेरे पास मतलब मैं कोई भी चीज खाने की कोशिश करता हूँ वो नीचे मेरी जाती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब पहले मैं खाना खाता था ये मसला, लेकिन आप पानी क्या पीता रहा तो फिर भी मुझे मसला हो रहा है, ठीक है। अच्छा इस तरह की, लेकिन ये बहुत दोनों की बात भी आप लोग कर सकते हैं, डिस्पेजिया बट लेटर डिस्पेजिया फॉर लिक्विड, लिख लिया ना ये, अच्छा तो लिक्विड, ये दोनों की आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, लिखे इन्वेस्टिगेशन, बस मेन पॉइंट्स की तरफ हमने बात करनी है। आगे लिखें जी इन्वेस्टिगेशन, आप लोग इस बंदे को फिर इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। तो मैंने एक बात बताई थी, बेसिक टेस्ट इन, हाँ जी, एसोफेजियल केसेस आपके पास क्या होगा जी, बेरियम स्वालो, मैंने ये बात की थी 3 तरह के आपके पास ये टेस्ट है, बेरियम स्वालो, बेरियम मील, बेरियम अनीमा। बेरियम मील और बेरियम स्वालो आप लोग करते हैं ओरल कैविटी से, ठीक, और बेरियम अनीमा आप करते हैं पोलर डेक्टर से, ठीक हो गई, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा लिखें आप लोग इसमें फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, एमसीक्यूज आता है जी, एमसीक्यूज लिखें फर्स्ट लाइन। अच्छा ये भी एमसीक्यूज है प्लीज, ये ना एमसीक्यूज है सारे, ठीक, अच्छा ये भी एमसीक्यूज है। मुझे पता है आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर ये मतलब कि होता किस तरह, ये आता है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, ठीक, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आता है ये, मतलब कि क्यों इस तरह मसला बनता है, आपको मैं एक साइड पे नोट लिखवा दूंगा छोटा सा, लेकिन एग्जाम के लिए ये चीज एमसीक्यूज में लिखें जी, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, मतलब आपके पास फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें क्या होगी, तो आपने लिखना है कि बेरियम स्वालो या बेरियम मील, बेरियम स्वालो या फिर आपके पास क्या होगा मील, ठीक, तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा आगे लिखेंगे आप लोग, ये तो चले आप लोगों ने कर लिया, इससे आपको ये पता चल गया कि हाँ चलो ठीक है कि शायद इस बंदे को अक्लेजिया है, बट आप लोगों ने एक बर्ड बीक अपीयरेंस भी सुना होगा, बर्ड बीक अपीयरेंस आता है जब आप किसी को बेरियम स्वालो करते हैं ना, तो उस पे आपको एक तरह से ना बर्ड बीक अपीयरेंस मिलती है, ठीक है, ये लिख लें इसके साथ, बर्ड बीक अपीयरेंस या साइन, स्पेसिफिक साइन फॉर अक्लेजिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनएलई के अंदर पता नहीं कई दफा इन्होंने रिपीट कर दिया, बर्ड बीक साइन इज स्पेसिफिक फॉर एक्लेजिया, ठीक, ये पॉइंट एक तरह से लिख लें। और ये आपको कौन शो करेगा भला, पता है आपको, बेरियम स्वालो आपको एक तरह से मतलब कि शो करेगी, साथ में आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी आप लोग एक्सरे करेंगे तो उस पे आप लोगों को मिल सकता है, प्लीज एक मिनट। ये आपको शो करेगा जी बर्ड बीक अपीयरेंस, और ये आप लोगों ने बर्ड बीक अपीयरेंस नहीं छोड़ना प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बात बता रहा हूँ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। आगे लिखे हाउ टू कंफर्म, हाँ जी एक पॉइंट तो ये है ना आपके पास है कि भाई फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो आपके पास ये है, दूसरा आपने करना है कि भाई आपने कंफर्म कैसे करना, हाउ टू कंफर्म, ये अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल आपसे सर ने पूछा हॉस्पिटल में, अच्छा जी डॉक्टर साहब ये बताइए पेशेंट आपके साथ इस तरह प्रेजेंट किया, ये प्रेजेंटेशन है डॉक्टर साहब, इसका फर्स्ट इनिशियल
टेस्ट क्या होगा आपने कहा सर बेरियम सवाल वर्ड बी को हमें मिल सकती है, सर ने कहा एक्सीलेंट ओके वेरी गुड। सर का फिर अगला इनोसेंट क्वेश्चन क्या होगा, डॉक्टर साहब ये बताइए हाउ टू कंफर्म, क्या हाउ टू कंफर्म, आगे लिखें प्लीज हाउ टू कंफर्म, फर्दर लिख सकते हैं कि डॉक्टर साहब अब फर्दर आप कैसे इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक, तो आपने क्या करना, आप लिखे जी मैनोमेट्री, एमसीक्यूज है ये भी, ये इसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ना टेस्ट जिसको कहते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, इधर लिख लें कंफर्मेटरी टेस्ट, वो आपके पास क्या है जी मैनोमेट्री, मैनोमेट्री। ठीक, तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है और इसके बारे में ये लिखिएगा कि आपके पास क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड है या फिर इसको आप लोग क्या कह सकते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है भैया, अच्छा अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखें जी हमारे पास, अब लिखें अक्लेजिया कैन बी कंजेंटल कैन बी अक्वायर्ड, एक नोट लिखें, ये चीजें तो एमसीक्यूज है ना सारे, ये आप नोट में लिखें जरा प्लीज। अब आपको ना ये मैंने पैथोफिजियोलॉजी आपको थोड़ी सी बताने लगा हूँ इसकी, बेसिकली आप हेडिंग दे सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी की और इसके नीचे लिखे हैं कि भाई अक्लेजिया कैन बी अक्वायर्ड कैन बी कंजेनिटल, अक्लेजिया कैन बी acquired and congenital, anything which is by birth, हाँ जी, known as congenital, और anything which is after birth known as acquired। ये तो बातें हमें भाई बेसिक से पता है, ऑलरेडी आप लोगों ने बड़ी दफा डिस्कस की हुई है। ठीक है, अच्छा लिखें अगर किसी बच्चे की जनाबे वाली हिस्ट्री बाय बर्थ ही ऐसी जो सिनेरियो हो, यहाँ पे आप पीड की भी थोड़ी सी स्टोरी आ गई है। ठीक है, अच्छा तो कंजेनिटली एक बात आपने याद रखना है कि इफ मेंटेरिक फ्लेक्सिस लिखें, इफ मेंटेरिक फ्लेक्सिस, इफ मेंटेरिक फ्लेक्सिस absent at birth, अगर एक बच्चा जब पैदा हुआ और जब हुआ था उसी टाइम से उसके मेंटेरिक, यहाँ पे है जी एलईएस, इस एरिया को होते हैं मेंटेरिक प्लेक्सिस, जी बिल्कुल मेंटेरिक प्लेक्सिस, और आई थिंक सो आई एम नॉट प्रॉपर्ली कंफर्म, हमें पता जी लेयर्स मिकोजा, सबमिकोजा, मस्कुलरिस, एडवेंटिशिया, तो जो सबमिकोजा है ना आई थिंक सो यहाँ पे आपके पास कौन सा ये प्लेक्सिस होता है मेंटेरिक प्लेक्सिस, बट आई एम नॉट क्लियर राइट नो, ये चीज आप देखिए। तो ये मेंटेरिक प्लेक्सिस जो है ना, मेंटेरिक प्लेक्सिस इज रिस्पांसिबल फॉर पेरिस्टालसिस, लिखें प्लीज, रिस्पांसिबल फॉर पेरिस्टालसिस, ये आपने पॉइंट याद रखना, मतलब क्या कि ये आपके पास पेरिस्टालसिस करवाने में क्या करता है जी, हेल्प करता है। ठीक, मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भाई अगर एक बच्चा बाय बर्थ पैदा हुआ है जी विद द एब्सेंस ऑफ मेंटेरिक प्लेक्सिस, तो क्या उसकी यहाँ पे मूवमेंट होगी? नहीं होगी। जब मूवमेंट नहीं होगी तो डिस्फेजिया की कंप्लेन आ सकती है ना, ये भी आपने पॉइंट इसको एक तरह से याद रखना। ठीक, अच्छा अब ये अक्वायर्ड भी तो हो ही सकता है कि नहीं हो सकता आफ्टर बर्थ, अब वो कौन कौन सी कंडीशंस है लिखे आप लोग प्लीज। लेटर इंजर्ड, भाई कोई इंजरी भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ जी, तो लिखे लेटर इंजरी, ऐसे एरो, फिर ये इधर, क्योंकि थोड़ी सी पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। तो लेटर आपके पास क्या हो सकती है जी, कोई इंजरी वगैरह हो सकती है, ये आपके पॉइंट। अच्छा लेटर इंजरी से अब मुराद क्या है? एग्जाम का एक क्वेश्चन लिखें, एग्जाम का एक एमसीक्यूज लिखें। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज क्या है जी, ये हर एक को नहीं पता होता, आप अपने सीनियर्स पे अप्लाई करके देखें, नोबडी विल आंसर यू। यहाँ पे लिखेंगे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वी नो वेरी वेल फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी, ट्राइपैनोसोमा। कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ट्राइपैनोसोमा। तो हेडिंग दे दें ट्राई, लिखें प्लीज ट्राइपैनोसोमा।
ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा। अब ये जो ट्राइपेनोसोमा है ये आपके पास क्या है जी? हाँ जी, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, इसकी डिफरेंट किस्म के आगे टाइप्स हैं, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ब्रूजी, इस तरह की इसकी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं। ट्राइपेनोसोमा organism which specifically target to maintain plexus in esophagus। ये स्पेसिफिकली इस बंदे को टारगेट करता है, जाके इसको डैमेज करता है, डैमेज करने के बाद क्या कर सकता है, तो भाई ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टारगेट टू मेंटेन प्लेक्सिस इन एसोफेगस? ट्राइपेनोसोमा, ठीक। तो ये भाई आप लोगों ने इसका पॉइंट याद रखना है। अच्छा, अब ये जो कॉमन है ना, ये जो लेटर ये जो कॉमन है, इसमें लिखे कॉमन इन यंग अडल्ट अफ्रीकन पीपल्स। ये अफ्रीका में आपके पास क्या जी कॉमन है, कॉमन इन यंग अडल्ट इन अफ्रीका, ठीक। ये आप लोगों को सारे अभी तक हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं जी? हमने क्लिनिकल फीचर की बात कर ली, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात कर ली। माय क्वेश्चन टुवर्ड डॉक्टर, योर नेम प्लीज? हाँ, नकीबुर रहमान। डॉक्टर नकीबुर रहमान, मुझे ये बताइए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एक्लेसिया प्लीज। हरिए, confirmatory tests are gold standard test and we know very well manometry. Manometry is the instrument which measure to the pressure, okay। अब ये आपने पॉइंट याद रखना है मीटर्स के बारे में। नेक्स्ट लिखें आगे प्लीज। आगे लिखें जी ट्रीटमेंट। आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लीज। My question toward Dr. Uman Uppal, which of the following microorganisms specially target to maintain plexus in esophagus? Trypanosoma. Okay. And more common in which peoples? Only please जिससे मैं पूछूं उससे वो बंदा। ट्रीटमेंट लिखे जी या मैनेजमेंट लिखे। इनिशियल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा आपके पास, इसके टू वेज हैं। हाँ जी, टू वेज आप लोगों ने याद रखने हैं ट्रीटमेंट के। वन इज आपके पास सपोर्टिव या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा जी आपका। अच्छा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ना आपने क्या करना है, और ये आपके पास होता है इनिशियली आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना, ठीक है। इनिशियल ये आपके पास इनिशियल होगा, ठीक है। ये आपको पता है। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते हैं पीपीआई, आप लोग इनिशियल कंजर्वेटिव, और इसमें आप लोग देंगे जी पीपीआई को, पीपीआई। एंड वी नो वेरी वेल इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी डिस्कस अबाउट पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और हमें इसका पता ये आपको किसी ओलपर के नाम से, ओलपर डी, ओमेप्राजोल, लेंजोपेराजोल, पेंटोपेराजोल, इसोमेप्राजोल, रेबिप्राजोल and dexlansoprazole, okay। Nowadays more commonly used dexlansoprazole with 60 mg but in Pakistan, okay। ये आपने पॉइंट दिया। ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा बोला, ये निमोनिक फॉर पीपीआई, ओके। अब आपके पास पेंटोपेराजोल 40 mg, पेंटोपेराजोल 40 mg। एमसीक्यूज आता है, मोस्ट कॉमनली आप लोगों से पूछा जाएगा किसके अंदर जनाब अली, आप जो गर्ड के अंदर पेंटोपेराजोल मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, बट इन ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट कॉमनली बात कर रहा हूँ एमसीक्यूज के साथ, ठीक। ये निमोनिक है प्लीज। अच्छा, इनिशियली आप लोगों ने पीपीआई यूज करना है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, लिखें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये एमसीक्यूज आता है जी ट्रीटमेंट के लिए। फार्माकोलॉजिकल जो आपके पास ट्रीटमेंट, ये इनिशियल तो पीपीआई है। अब जो सेकंड वे है ना, सेकंड पॉइंट आप लिखें, सेकंड पॉइंट, और ये एमसीक्यूज आप लोगों ने लिखना है प्लीज। एमसीक्यूज लिखिएगा। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आप मुझे ये बताइए, एसोफेगस की लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर में कंस्ट्रिक्शन थी कि डायलेशन थी? तो आप लोगों ने क्या करना है, डायलेटर। तो ऐसे को डायलेटर ही देंगे ना, हाँ जी। तो आप लोगों के पास फार्माकोलॉजी के अंदर कुछ डायलेटर्स हैं, और लिखें जी नंबर 1
लिखें प्लीज, नंबर 1 लिखें। डायलेटर्स में आप लोग लिखेंगे जी निफिडिपिन, कभी पढ़ा? Yes, sir. निफिडिपिन, बट निफिडिपिन बेसिकली है क्या? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक, जब कैल्शियम को ब्लॉक करते हैं, अच्छा इसका आप लोगों को क्या कंसेप्ट सारा पता है? अब ये फार्माकोलॉजी के एक प्रॉपर वे में जो है ना वो है, क्या नाम है, टॉपिक है। ठीक, लिखे बट है निफिडिपिन, निफिडिपिन, निफिडिपिन। ठीक, तो निफिडिपिन इज वन ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये आप लोगों के पास क्या करता है जी? हाँ जी, डायलेशन करवाता है। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज लिखें, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग लगाते हैं। एक इंजेक्शन का नाम याद रखिएगा जिसका नाम बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन। तो वो लिखें प्लीज, बी से बोटुलिनम टॉक्सिन, टी से टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन आपके पास क्या जी? इंजेक्शन है जो कि आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यूज करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक तो आपके पास ये फार्माकोलॉजी 2 वेज मैंने बताए थे ना। एक ये पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट इसके नीचे लिखें, और इसके यहाँ पे आपने लिखा सर्जिकली। आप सर्जिकली भी कर सकते हैं। 2 वेज मैंने बताने थे, सॉरी यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट मैंने लिख दिया। अब लिखें नंबर 2, जो दूसरा वे होगा वो आपके पास क्या है? सर्जिकली आप इसको क्या कर सकते हैं? सर्जिकली। अच्छा, सर्जिकली आपने इसको क्या करना जी? रिपेयर कर सकते हैं। तो लिखें मोस्ट इफेक्टिव मेथड सर्जिकल एसोफेजियल मायोटोमी। लिखें मोस्ट इफेक्टिव, हाँ जी, मोस्ट इफेक्टिव मोस्ट इफेक्टिव सर्जिकल एसोफेजियल मायोटोमी, एसोफेजियल मायोटोमी। ठीक, तो ये आपने जी इसके पॉइंट याद रखने। और पता है 2 बॉडी में ऐसे एरियाज हैं जहां की सर्जरी बड़ी रिस्की होती है, बड़ी आप लोगों के पास यूं कह रहे सेंसिटिव एरियाज हैं। पता है आप लोगों को कौन कौन से हैं? वन इज एसोफेगस एंड सेकंड इज पेंक्रियास। पेंक्रियास की सर्जरी बड़ी रिस्की होती है और आप लोगों के पास बड़ी सेंसिटिव एरियाज है। ठीक है, ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, वैसे आपको पता है पीपीआई क्यों हम, मतलब पीपीआई का काम क्या है वैसे? बस ये बताएं तो सही ना मुझे, काम क्या है? डिक्रीज HCl प्रोडक्शन। ठीक, अब यहाँ पे तो हमारा कंसर्न ही नहीं था HCl से। HCl तो ऊपर जा ही नहीं सकता, हार्टबर्न तो पेशेंट को है ही नहीं है। बात है ना सोचने वाले जैसे कि भाई ऊपर एसिड तो जा नहीं रहा, हार्टबर्न सीने की जलन तो है कोई नहीं, हम हमारी तरफ से एसिड कम हो ज्यादा, हमें क्या समझ नहीं है ना मेरी बात को कि नहीं? अब हम इसलिए इसके 2-3 है एज ए प्रोफाइलैक्सिकली, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा एसिड ना बढ़े, क्योंकि फूड तो नीचे जा नहीं सकता, बंदा खा पी रहा नहीं है। ठीक है, तो अब बॉडी के अंदर एक तो HCl का प्रोडक्शन कम हो, दूसरा इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये आप एज ए प्रोफाइलैक्सिकली देते हैं, इसका कोई इतना मच रोल नहीं होता। नो मच रोल, नॉट मच रोल लिखें नॉट मच रोल। किस तरह? COPD है, COPD में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, इसमें क्या होता है? ब्रोंकियाटिस और एम्फीसीमा। ऐसी है, हम COPD वाले बंदों को देते हैं जी सल्ब्यूटामोल वगैरह, जो कि वेंटोलिन के नाम से आती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सल्ब्यूटामोल वहां पे कोई इतना रोल होता है उसका? नो, एज कंपेयर टू अगर हम एस्थमा की बात करें, एस्थमा के अंदर तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है, वहां तो हम देते हैं सल्ब्यूटामोल, ब्रोंकोडाइलेटर, वेंटोलिन, ताकि वो डायलेट हो, ताकि बंदे को सांस आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे तो आप सेम वही मैं बात कर रहा हूँ, तो पीपीए के यहाँ पे रोल नहीं है, इस पीपीए का रोल होता है गर्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम एज ए प्रोफाइलैक्सिकली दे रहे हैं। ठीक है जी, जस्ट ओके, अंडरस्टैंड प्लीज? एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस प्लीज? So thanks for your concentration, for your listening. Lecture dismissed till next class. Thank you.